नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बीना पाठक ग्लोबल कंप्यूटर सोसाइटी से इस वर्चुअल क्लासरूम में आप लोगों के साथ एक नए और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हुई हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए। इसमें से हमेशा ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा विषय है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। जैसे हमें पता है कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो संघात्मक है। संघात्मक का मतलब होता है कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो पिरामिड के स्ट्रक्चर की है। ठीक है, तो केंद्र और राज्य दोनों की जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो कैसी है? संघात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, तो हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की। भारत में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब बन गया था? 26 जनवरी को। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट की जो शुरुआत की गई या जिसका उद्घाटन किया गया वो कब किया गया? 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, जो हमारी न्यायपालिका है, जो न्याय व्यवस्था है वो हमारी कैसी है? एकात्मक न्याय व्यवस्था है। इसका मतलब है कि अंतिम निर्णय या सर्वोपरि निर्णय किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी वो अल्टीमेटली फाइनल होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि कब से हमारे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की शुरुआत की गई। और 1774 में पहला उच्च न्यायालय ब्रिटिश सरकार द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया। और हमें पता है इसमें 1+3, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसी क्रम में फिर हमारे कुछ समय बाद हाईकोर्टों की स्थापना हुई। अगर हम संघीय न्यायालय की बात करें तो 1 अक्टूबर 1937 को, कब? 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। 21 अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, बाद में 1947 को हमारा देश आजाद हो गया और उसके बाद हमारा अपना सर्वोच्च न्यायालय बना और जिसने अपना कार्य करना या जिसका उद्घाटन शुरू किया गया 28 जनवरी 1950 को। तो हमने कहा हमारी न्याय व्यवस्था एकात्मक है। देखिए हमारी जो न्याय व्यवस्था है ना वो पिरामिड के स्ट्रक्चर की है। ठीक है, पिरामिड के स्ट्रक्चर की है। तो नीचे आप सबसे देख रहे हैं, सबसे नीचे आपकी ग्राम पंचायतें हैं। तो ग्राम पंचायतों की तो कोई संख्या ही निश्चित नहीं है, हजारों की संख्या में ग्राम पंचायतें हैं। फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट हर एक राज्य के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होते हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो हमारे पास 13 डिस्ट्रिक्ट है। तो हमारे पास कितनी कोर्ट होंगी? डिस्ट्रिक्ट 13 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगी। उसी प्रकार अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें तो हमारे पास 28 स्टेट्स हैं। तो उनके लिए काम करने के लिए हमारे पास 25 उच्च न्यायालय इस समय है। इन सब के बाद भी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो एक ही है। इसी को हम क्या कहते हैं? हमारी एकात्मक व्यवस्था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट एक है जो सबको फाइनली, आपका फाइनल डिसीजन कहाँ से होता है? सुप्रीम कोर्ट से ही होता है। संसद में आपको पता है जो हमारी भारतीय व्यवस्था है, जो हमारी संघीय व्यवस्था है, उसके 3 आधार स्तंभ हैं। एक व्यवस्थापिका है, एक कार्यपालिका है और एक न्यायपालिका है। तो आज हम बात कर रहे हैं अपने तीसरी स्तंभ की, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यायपालिका। ठीक है, तो ये हमारी भारत शासन प्रणाली का क्या है? तीसरा स्तंभ है। ठीक है, और भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो कैसी है? मैंने अभी बात करी थी न्याय जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है वो कैसी है? एक पिरामिड की तरह है और जिसके सब शीर्ष में कौन स्थित है? हमारा उच्च न्यायालय स्थित है। अभी हमने देखा था हमारे टॉप में कौन है? सबसे टॉप में सुप्रीम कोर्ट। तो ये पिरामिड में ही पॉसिबल है, पिरामिड स्ट्रक्चर में ही सबसे शीर्ष में हमारे कौन स्थापित है? उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। तो अब हम सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं हम इसे पढ़ेंगे कहाँ। हमें पता है हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं। तो 22 भाग में जो हमारा 5वां भाग है वो किससे संबंधित है? संघ से संबंधित है। तो इसी में हम अपने उच्च न्यायालय का अध्ययन करेंगे। अगर हम इसके अध्याय की बात करें तो ये कौन सा अध्याय है? यहाँ पर तीसरा अध्याय। तो भाग 5 अध्याय तीसरा और आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक। कहाँ? 124 से लेकर 147 तक, 124 से 147 तक ये आर्टिकल हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के। एक एक करके इन आर्टिकल्स की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने उच्चतम न्यायालय की संरचना की। क्या होगा? तो जो हमारा आर्टिकल 124 क्या कहता है कि देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहा गया है आर्टिकल 124 के तहत कि किसकी संरचना स्थापना की जाएगी? एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। ये कहता है आर्टिकल 124।
अब 124 को कुछ खंडों में डिवाइड किया गया है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले 124 का जो फर्स्ट है, देखो अब जब न्यायालय स्थापित होगा तो उसमें काम कौन करेंगे, न्यायाधीश करेंगे। तो सबसे पहले न्यायाधीशों की संख्या की बात करते हैं। तो न्यायाधीशों की जो संख्या है, अगर आप इनकी संख्या की बात करते हैं तो इनमें कुल न्यायाधीशों की संख्या 8 है। ये कब थी, 1950 में थी। ठीक है, जिस समय हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था उस समय कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, 50 थी। ठीक है, इसमें क्या था, एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे। क्या था, एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे। समय समय पर इनकी संख्याओं में वृद्धि की गई, समय समय पर इनकी संख्याओं में वृद्धि की गई। यह वृद्धि कैसे की गई, देखिए 1956 में ये 1+10 हो गए, 1960 में ये 1+13 हो गए, 1978 में ये 1+17 हो गए, 1986 में ये 1+25 हो गए और 2008 में ये 1+31 हो गए। ये लागू हुआ था 2009 को। अभी अगर हम रिसेंटली की बात करें तो इस समय हमारे न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है, 34। ठीक है, अगर हम इस समय न्यायाधीशों की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे टोटल न्यायाधीश हैं वो हो गए हैं 34। कितने हो गए हैं, ये व्यवस्था थोड़ी सी पुरानी है। नई व्यवस्था की बात करें तो आज हमारे पास कितने हैं, 34 न्यायाधीश, 1+33। तो कुल कितने हो गए, 1+33। यहाँ पर लिखा नहीं है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं दोबारा से बोल दे रही हूँ। जो नई व्यवस्था है उसमें हमारे पास 1+33, कुल कितने हो चुके हैं, 34। ठीक हो गया। देन सेकंड पार्ट है हमारा आर्टिकल 124 का सेकंड, न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है, न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब देखो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है तो इसकी नियुक्ति करता कौन है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति हमारी इनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, अब जो राष्ट्रपति है इनकी नियुक्ति सीधे नहीं कर सकता है। तो सीधे नहीं कर सकता मतलब वो कैसे करता है, वो क्या करता है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वहां पर जो अन्य न्यायाधीश है, ठीक है, चीफ जस्टिस होते हैं वहां पर, जो उनसे क्या लेता है, वो परामर्श लेता है। ठीक है, परामर्श लेता है और वो किनसे परामर्श लेते हैं, वो अन्य 4 अनुभवी न्यायाधीशों से परामर्श लेके ही चीफ जस्टिस को परामर्श देते हैं। और चीफ जस्टिस किसको परामर्श देता है, राष्ट्रपति को परामर्श देता है और राष्ट्रपति ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, दो प्रकार की नियुक्तियां होंगी, आप कंफ्यूज मत करिएगा। ये नियुक्ति हो रही है न्यायाधीशों की, अभी चीफ जस्टिस की नियुक्ति नहीं हो रही है। ये उन न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है जो सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीश होते हैं। कौन होते हैं, अन्य न्यायाधीश। ठीक है, तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति देख लीजिए, करेगा कौन, राष्ट्रपति करेगा। किसके परामर्श पर करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श पर करेगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी किन्हीं से, 4 अनुभवी न्यायाधीशों से परामर्श लेकर ही राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ये किसकी नियुक्ति हो गई, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की। ध्यान रखिएगा किसकी नियुक्ति हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं ये उनकी नियुक्ति हुई है। ओके, अब हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए इसके तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त करता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श लिया जाता है। अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति की बात करें, ये किसकी बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों की, किसकी बात हुई थी, ये सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों की। अगर हम सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, जो व्यक्ति न्यायाधीश बनेगा उसके पास योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो यह है हमारा आर्टिकल 124 का 3, क्या है, आर्टिकल 124 का 3 वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं योग्यताएं। देखिए योग्यताएं बिल्कुल कॉमन है, वह भारत का नागरिक हो, कितने वर्ष की आयु पूरा करता हो, वह लगभग 35 वर्ष की आयु को पूरा करता हो, एक से अधिक उच्च न्यायालयों में, किसमें, उच्च न्यायालयों में, हाँ हाई कोर्ट में क्या रहा हो, वो 5 वर्ष तक जज रहा हो, क्या रहा हो, 5 वर्ष तक जज रहा हो। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निरंतर मतलब कंटिन्यू, वो कंटिन्यू कितने वर्ष तक जज रहेगा, 5 वर्ष तक, और कहाँ रहेगा, उच्च न्यायालय में। या इसका एक पॉइंट और भी है, वो एक से अधिक उच्च न्यायालयों में क्या रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। अगर न्यायाधीश नहीं है तो क्या रहा हो, अधिवक्ता हो, लेकिन
अधिवक्ता होने के साथ साथ उसे क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति की दृष्टि में भी कानून का ज्ञाता होना चाहिए, मतलब वो कानून का बहुत, उसे लॉ की बहुत ज्यादा नॉलेज हो। तो ये योग्यता है इंपॉर्टेंट, 35 वर्ष की आयु पूरा करता हो और किसी भी हाईकोर्ट में 5 वर्ष तक क्या रहा हो, न्यायाधीश, कंटिन्यूएशन में रहा हो, ब्रेक करके ना रहा हो, कंटिन्यूएशन में रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 124 का फोर्थ, क्या है 124 का फोर्थ। अब हमारा जो मुख्य न्यायाधीश है उसको अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है। ठीक है, अब एक बार मुख्य न्यायाधीश बन गया तो उसे पद से, ऐसा कोई एक कॉमन पद तो है नहीं कि आज बनाया और कल हटा दिया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, बहुत सम्मानीय पद होता है। तो इसको हटाने के लिए आपके पास दो प्रोसेस है, पहला है सिद्ध कदाचार, दूसरा है असमर्थता। पहला क्या है, सिद्ध कदाचार। सिद्ध कदाचार, कदाचार में उसके द्वारा किया गया व्यवहार जो गलत है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। असमर्थ था, इट इज इजी कि अगर कोई मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश अपने काम नहीं कर पा रहा है तो किसके आधार पर, असमर्थता के आधार पर क्या कर सकता है, अपना पद से हट सकता है। और यह क्रिया किसके द्वारा पूरी होती है, महाअभियोग के द्वारा। ये तो असमर्थता तो बिल्कुल ठीक है। सिद्ध कदाचार, अब सिद्ध कदाचार कैसे लगाया जाएगा, तो इसको लगाने का एक प्रोसेस है। इसे किसी भी सदन में, मतलब सदन मतलब लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में किसी में भी लाया जा सकता है। लेकिन देख, मैं पहले क्या, हमने पहले बताया कि ये बहुत महत्वपूर्ण पद है, तो दोनों ही सदनों में लाने पर इसे कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत से पहले इसे क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। और फिर किसकी अनुमति होनी चाहिए इसमें, राष्ट्रपति की। देखिए सारे कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, 2/3 बहुमत से इसे पास होना चाहिए और राष्ट्रपति की भी इसमें क्या होनी चाहिए, सहमति। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। इस पूरी प्रोसेस के बाद लोकसभा में कितने लोगों ने, देखो 100 लोगों ने साइन करने हैं और राज्यसभा में कितने सदस्यों ने, 50 सदस्यों ने इसमें हस्ताक्षर करने जरूरी है। अगर कोई सिद्ध कदाचार का विधेयक या विषय लाना है संसद में, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 2/3 बहुमत, राष्ट्रपति की सहमति, लोकसभा के 100 लोगों के हस्ताक्षर और राज्यसभा के 50 लोगों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। ठीक हो गया, ये किसके लिए जरूरी है, सिद्ध कदाचार के लिए। इसके बाद अगर मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश अपने पद से असमर्थता दिखाता है तो वो अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है, राष्ट्रपति को वो अपना त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है, अगर हम देखें तो इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इसका कार्यकाल होता है 65 वर्ष तक। कितने वर्ष का कार्यकाल होता है इसका, 65 वर्ष। नेक्स्ट है 124 का नेक्स्ट आर्टिकल 124 का 6, जिसे हम कहते हैं शपथ। क्या कहते हैं, शपथ। तो राष्ट्रपति उच्च न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो हमारे न्यायाधीश है उनको शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। लेकिन इन केस अगर राष्ट्रपति वहां पर नहीं है तो जिस भी व्यक्ति को वो नियुक्त करके जाते हैं वो उनको शपथ ग्रहण करवाते हैं। तो मुख्य क्या है, कौन दिलाएगा इनको शपथ, राष्ट्रपति। तो न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 124 का 7। कौन सा आर्टिकल है, 124 का 7। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश एक वैल्यूएबल पद है, ये किसी भी अन्य न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। अन्य न्यायालय का मतलब ये हाई कोर्ट में जाकर या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर क्या नहीं कर सकता, वकालत नहीं कर सकता। तो ये हमारे आर्टिकल्स थे 124 के 7 आर्टिकल्स। अगर इनको हम फटाफट एक ओवरव्यू देखें तो ये क्या क्या कहते हैं, ये पहले इसकी संरचना की बात करते हैं, फिर ये इसकी नियुक्ति की बात करते हैं, फिर ये इसकी योग्यताओं की बात करते हैं, फिर ये कहते हैं कि कैसे हम मुख्य न्यायाधीश को अपने पद से हटा सकते हैं, फिर ये न्यायाधीश की शपथ, और अंततः ये कहते हैं कि कोई भी न्यायाधीश किसी अधीनस्थ न्यायालयों में, अपने से छोटे न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकता है। ओके, तो ये सारे क्या थे, 124 आर्टिकल। अब नेक्स्ट चलते हैं, आर्टिकल 124 था, अब है आर्टिकल 125। आर्टिकल 125, इसमें न्यायाधीशों के वेतन की बात कही गई है, इनके वेतन और भत्ते। ठीक हो गया, न्यायाधीशों के जो वेतन और भत्ते हैं ना, ये संसद की संचित निधि से दिए जाते हैं। संसद की संचित निधि मतलब जो पहले से ही फंड डिसाइडेड है, वहां से आप क्या दोगे, न्यायाधीशों का वेतन दोगे। और एक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके कार्यकाल के दौरान, मतलब जब ये पद पर है,
इनकी वेतन पे आप अलौकिक संशोधन नहीं कर सकते हैं। अलौकिक संशोधन का मतलब क्या होता है, अगर देश में कुछ वित्तीय संकट आ गए, कुछ स्थिति खराब हो गई, तो हम नॉर्मली क्या होता है कि लोगों का वेतन कम कर दिया जाता है। तो ये तो बहुत बड़ा पद है ना, तो यहाँ पर कार्यकाल के दौरान आप इनके वेतन पर कोई भी कटौती या कोई भी अलौकिक संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको जो वेतन दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से। ओके, फिर है आर्टिकल 126। ये क्या कहता है, ये कहता है उच्च न्यायालय में कार्यकारी मतलब कार्यवाहक, किसकी, कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति। इसका मतलब क्या है, देखो कुछ ऐसी स्थितियां होंगी जब जो हमारा मुख्य न्यायाधीश है वो काम करने की स्थिति पर नहीं होगा, या वो कहीं गया होगा, या वो छुट्टी में होगा, तो उस समय मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन काम करेगा। जैसे हमें पता है ना, अगर राष्ट्रपति पद पर नहीं है तो कौन काम करता है, उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति पद पर नहीं है तो कौन काम करता है, मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश भी पद पर नहीं है तो कौन आएगा उसके लिए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। इसकी नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 126 के तहत। किसके तहत की जाती है, आर्टिकल 126 के तहत। ठीक हो गया, तो इसमें प्रावधान किया गया है, जब मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर ना हो तो किसकी नियुक्ति करेंगे हम, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की। और जब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, सबसे बड़ी बात तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति को किसी से परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति को किसी से भी परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं है। बात क्लियर हो गई। किन कंडीशनों में हम मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, दो कंडीशन है, हमने देख लिया। एक क्या है, जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, या दूसरा क्या है, जब मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य करने में समर्थ ना हो। उस कंडीशन में हम किसकी नियुक्ति करेंगे, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे। और कौन करेगा इसको, राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 127। आर्टिकल 127 कहता है उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 127 क्या कहता है, आर्टिकल 127 कहता है उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, तदर्थ का मतलब है आपका एडहॉक। एडहॉक मतलब फॉर अ टाइम पीरियड के लिए जो न्यायाधीश रखे जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एडहॉक न्यायाधीश। ये कहाँ रखे जाते हैं, आपका उच्चतम न्यायालय में। तो देखो जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें आर्टिकल 127 के तहत एक प्रावधान किया गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में किन की नियुक्ति कर देंगे, एडहॉक न्यायाधीश की या तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर देंगे। ठीक है, अब कौन करेगा, ये बड़ा क्वेश्चन है। तो इसको नियुक्त तो करता है मुख्य न्यायाधीश। कौन करता है नियुक्त, मुख्य न्यायाधीश करता है, लेकिन किसकी, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। डायरेक्टली नहीं कर सकता है, उसे राष्ट्रपति से क्या करना पड़ेगा, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी किसकी नियुक्ति की जाएगी, एडहॉक न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। पहली चीज क्लियर हो गई। अब किसको किया जाए, ये बड़ी चीज है ना, कि किसी भी व्यक्ति को आप एडहॉक न्यायाधीश बना सकते हैं, नहीं। उन्हीं व्यक्ति को, देखो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की योग्यता रखने वाले हाईकोर्ट का कोई भी न्यायाधीश, मतलब बनेगा वही व्यक्ति जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तो वो कौन होगा, जो हाईकोर्ट में क्या होगा, न्यायाधीश होगा। तो क्या थी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता, क्या रहा हो, हाईकोर्ट में वो निरंतर क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो, या हाईकोर्ट में वो विधि का वक्ता हो, जिसके सामने, राष्ट्रपति की नजरों के सामने। तो उसी व्यक्ति को बनाया जाएगा जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश हो और क्या बनने की योग्यता रखता हो, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ऐसे ही व्यक्तियों को क्या नियुक्त किया जा सकता है, तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। अब हम दो चीजें तो पढ़ ली, कि एक तो हमारा आर्टिकल 127 कहता है कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी, पहली चीज। कौन करेगा, ये भी हमने पढ़ लिया, किसकी नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश करेगा, किसकी पूर्व अनुमति पर, राष्ट्रपति पर। कौन बन सकता है, हमने कहा वही व्यक्ति तदर्थ न्यायाधीश बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट में या उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। लेकिन जरूरत क्या पड़ गई, क्यों हम एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं, ये होता है जब सुप्रीम कोर्ट में ना गणपूर्ति क्या होता है, कोरम। जब किसी भी काम के लिए वहां पर कोरम पूरा ना हो रहा हो, उस कोरम को पूरा करने के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है, एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो किसको पूरा करने के लिए, कोरम को, कोरम मतलब गणपूर्ति,
किसी भी चीज को चलाने के लिए हमें क्या पूरा करना पड़ता है, कोरम पूरा करना पड़ता है। उसी कोरम को पूरा करने के लिए उच्चतम न्यायालय में किसकी नियुक्ति की जाती है, एडहॉक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। गणपूर्ति हमने पढ़ा है कि गणपूर्ति कितनी होती है, 1/10। जो संसद है हमारी उसमें गणपूर्ति कितनी होती है, 1/10। याद रखिएगा जो ये एडहॉक न्यायाधीश हैं केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। कहाँ होते हैं, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, ये हाई कोर्ट में नहीं होते। कहाँ नहीं होते, ये हाई कोर्ट में नहीं होते। बात क्लियर हो गई ना, ठीक है। तो ये था एडहॉक न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश, आर्टिकल 127 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। फिर है आपका आर्टिकल 127 का ही सेकंड पार्ट, ठीक है। क्या पार्ट है, आपने किसी भी हाई कोर्ट से एक न्यायाधीश को क्या नियुक्त कर दिया, तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। अब वो अपने स्टेट हाई कोर्ट से कहाँ पहुंच गया, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, ठीक है। तो अब उससे सैलरी क्या मिलेगी, बेनिफिट क्या मिलेंगे, जितने समय जब हाई कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश क्या बन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश बन जाएगा। आज समझिएगा, हाई कोर्ट का न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में क्या बन रहा है, तदर्थ न्यायाधीश बन रहा है, तो वो सभी बेनिफिट किसके समान लेगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के समान लेगा, ठीक है। मतलब जो सभी लाभ है वो किसके समान लेगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान वो लाभ लेगा। अभी कौन से लाभ मिलते हैं, उसे हाई कोर्ट के लाभ मिलते हैं ना, जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट में आ गया तो उसे किसके लाभ मिलने लग जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के लाभ मिलने लग जाएंगे। ये था 127 का सेकंड। अब है 128 128 आर्टिकल 128, इसमें क्या कहता है, मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है, किसको, मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि वह सेवानिवृत्त किसी भी न्यायाधीश को किसी भी सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकता है। मतलब जो हमारा मुख्य न्यायाधीश है उसे यह पावर दी गई है, अगर किसी केस में उसे लगता है कि कोई जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो रिटायर्ड न्यायाधीश है वो योग्य है और वो इस काम को कर सकता है, इसमें अच्छे डिसीजन दे सकता है, तो वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, किसकी, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी रिटायर्ड न्यायाधीश को सुनवाई के लिए अनुरोध कर सकता है। कौन कर सकता है, हमारा भारत का चीफ जस्टिस, ठीक है। ये थे आर्टिकल 128। इसके बाद हमने पढ़ने हैं 129 130 से लेकर 147 तक। तो सारे के सारे तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। Thank you for watching my channel. Like and subscribe.